नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रेशमा। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 36वें एशिया प्रशांत खाद्य एवं कृषि संगठन क्षेत्रीय सम्मेलन को किया संबोधित। कहा, कृषि में निरंतर प्रगति कर रहा भारत सर्वोत्तम पद्धतियां अन्य देशों से साझा करने को तैयार। पूसा कृषि विज्ञान मेले का हुआ समापन। 36 चयनित किसान नवोन्मेषी किसान 2022 पुरस्कार से सम्मानित। देश भर के 40,000 किसानों ने मेले का उठाया लाभ। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने लद्दाख में नेशनल जेनेरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम और असम में विशिष्ट भूखंड पहचान संख्या का किया शुभारंभ। कहा, पैन नंबर, आधार नंबर और भू आधार मिलकर करेंगे देश में भ्रष्टाचार का खात्मा। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 36वें एशिया प्रशांत खाद्य एवं कृषि संगठन क्षेत्रीय सम्मेलन को संबोधित किया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत कृषि क्षेत्र में प्रगति के पथ पर निरंतर आगे बढ़ रहा है और दुनिया की सबसे बड़ी अनुसंधान और विकास प्रणालियों में से एक है, जो सर्वोत्तम पद्धतियों को अन्य देशों के साथ साझा करने के लिए तैयार है एवं अन्य विकासशील देशों की क्षमताओं का निर्माण करने के साथ अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ सहयोग करता रहेगा। तोमर ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत किसानों को प्रत्यक्ष आय सहायता दी जा रही है। अब तक 11.5 करोड़ से ज्यादा किसानों के बैंक खातों में 1.82 लाख करोड़ रुपए जमा किए जा चुके हैं। भारत परंपरागत कृषि विकास योजना व पूर्वोत्तर क्षेत्र जैविक मूल्य श्रृंखला विकास मिशन के माध्यम से जैविक खेती को बढ़ावा दे रहा है। पोषक तत्वों के संतुलित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए किसानों को 23 करोड़ से ज्यादा मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि छोटे व सीमांत किसानों को समूहों में एकत्रित करके उनकी आर्थिक शक्ति में वृद्धि करने के लिए 10,000 किसान उत्पादक संगठनों के गठन व संवर्धन संबंधी स्कीम भी शुरू की गई हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत किसानों को संस्थागत ऋण के साथ साथ बीमा कवर प्रदान किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने के लिए 1 लाख करोड़ का कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड स्थापित किया गया है। खाद्य व पोषण सुरक्षा तथा जलवायु की दृष्टि से पोषक अनाज के महत्व को ध्यान में रखते हुए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने भारत के प्रस्ताव पर वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष घोषित किया है। तोमर ने सभी सदस्य देशों से पोषक अनाज के लिए समर्पित इस वर्ष को उत्साह के साथ मनाने का अनुरोध किया। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा आयोजित कृषि विज्ञान मेला, जिसकी प्रमुख थीम तकनीकी ज्ञान से आत्मनिर्भर किसान थी, का समापन हो गया। समापन समारोह में देश भर के कोने कोने से आए 36 चयनित किसानों को भाक्रा अनुसंधान नवोन्मेषी किसान 2022 पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मेले में देश के अलग अलग क्षेत्रों से आए लगभग 40,000 किसानों ने भाग लिया और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान एवं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के 100 से अधिक संस्थानों, कृषि विज्ञान केंद्रों की उन्नत किस्मों एवं नवोन्मेषी तकनीकों से लाभान्वित हुए। इस मेले में भारतीय अनुसंधान संस्थान ने ड्रोन तकनीकी, परिशुद्ध खेती, गेहूं, फल, सब्जी, फूल, विभिन्न कृषि प्रौद्योगिकियों के मॉडल एवं कृषि परामर्श सेवाओं का सजीव प्रदर्शन लगाया गया। इस मेले के प्रमुख आकर्षण स्मार्ट डिजिटल कृषि, एग्री स्टार्टअप एवं किसान उत्पादक संगठन FPO पूसा संस्थान की नवीनतम प्रौद्योगिकियां जैसे पूसा फार्म पर फ्रिज, पूसा डिकम्पोजर, पूसा संपूर्ण जैव उर्वरक, एक अनूठा नुस्खा जो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम तत्व प्रदान करने की क्षमता रखता है। पूसा संस्थान के अपने स्टॉल से 1,500 क्विंटल से अधिक बीज का विक्रय भी हुआ है। और लद्दाख में नेशनल जेनेरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम यानी NGDRS तथा असम में विशिष्ट भूखंड पहचान संख्या ULPIN लॉन्च भूमि संसाधन विभाग के द्वारा किया गया। भारत सरकार के द्वारा राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों के बीच भूमि संबंधी कार्यकलापों को गति देने के लिए विशेष रूप से डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम चला रहा है। इसी कार्यक्रम के अंतर्गत विकसित राष्ट्रीय जेनेरिक दस्तावेज रजिस्ट्रीकरण प्रणाली NGDRS तथा विशिष्ट भूखंड पहचान संख्या ULPIN प्रणाली को विभिन्न राज्यों, केंद्र शासित क्षेत्रों द्वारा अपनाया गया है।
इसी क्रम में राष्ट्रीय जेनेरिक दस्तावेज रजिस्ट्रीकरण प्रणाली NGDRS का संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख में तथा ULPIN का असम राज्य में लॉन्च करने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन राजधानी दिल्ली में किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन माननीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह द्वारा लद्दाख के उपराज्यपाल, असम के माननीय राजस्व मंत्री एवं माननीय इस्पात एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री श्री फग्गन सिंह कुलस्ते, माननीय ग्रामीण राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति, माननीय पंचायती राज राज्य मंत्री श्री कपिल मोरेश्वर पाटिल की उपस्थिति में किया गया। इस कार्यक्रम में भारत सरकार द्वारा विकसित NGDRS को संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख प्रशासन के सहयोग से लॉन्च किया जा रहा है, जो निश्चित रूप से लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र के लोगों के लिए लाभदायक होगा। साथ ही साथ असम में ULPIN भी लॉन्च किया जा रहा है। पारदर्शिता ऐसा आएगा, पहले हर राजस्व ग्राम का 1 से नंबर शुरू होता था, पूरे देश में हर टुकड़े का एक एक अपना नंबर होगा। और इस अल्पिन को भू आधार को रजिस्ट्रार ऑफिस, दस्तावेज ऑफिस, बैंक ऑफिस, कोर्ट ऑफिस, जितने पंचायत और जितने संबंधित हैं, म्युनिसिपल जितने हैं, सबके पास रहेगा। एक क्लिक करेगा, सब कुछ दिखाई दे देगा, कोई जमीन में धोखाधड़ी नहीं होगा। और सरकार ने उत्पादन युक्त प्रोत्साहन PLI के लिए ड्रोन उद्योग से आवेदन आमंत्रित किए हैं। PLI योजना को 30 सितंबर 2021 को अधिसूचित किया गया है। कुल प्रोत्साहन 120 करोड़ रुपए है, जो 3 वित्त वर्षों के दौरान दिया जाएगा। ये वित्त वर्ष 2020-21 के मद्देनजर सभी स्वदेशी ड्रोन निर्माताओं के संयुक्त कारोबार की लगभग दोगुनी राशि है। PLI की दर मूल्य संवर्धन का 20% है, जो PLI योजनाओं के तहत अधिकतम प्रोत्साहनों में शामिल है। योजना के अनुसार ड्रोनों और ड्रोन पुर्जों की कुल बिक्री के हिसाब से न्यूनतम मूल्य संवर्धन मानक 50% के बजाय 40% रखा गया है। और आपको बता दें कि जो ड्रोनों के लिए विशेष सुविधा भी है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उपक्रमों तथा स्टार्टअप के लिए पात्रता मानक मामूली सत्रों पर है। और योजना के दायरे में ड्रोन संबंधी सॉफ्टवेयर के विकासकर्ताओं को भी इसमें रखा गया है। ये ड्रोन उद्योग के लिए PLI योजना है और निर्माता के लिए PLI की अंतिम सीमा कुल वार्षिक लागत की 25% तय की गई है। और यहाँ ये भी बताते चलें आपको कि इससे लाभार्थियों की संख्या बढ़ेगी। PLI आवेदन फॉर्म www.civilaviation.gov.in/application-PLI-scheme पर उपलब्ध है। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2022 है। और कपड़ा मंत्रालय में सचिव UP सिंह ने दिल्ली में सेंट्रल कॉटेज इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन एम्पोरियम में हैंडलूम एक्सपो 2022 का उद्घाटन किया। प्रदर्शनी में कारीगरों के विभिन्न हथकरघा और हस्तशिल्प का प्रदर्शन किया गया। देश भर के 60 कारीगर अपने हाथ से बने उत्पाद बेच रहे हैं। प्रदर्शनी और बिक्री 19 मार्च तक रहेगी। देखिए, जैसा कि हम सब जानते हैं, हैंडलूम पे 35 लाख से ज़्यादा परिवार जो हैं वो निर्भर करते हैं। उनकी रोजी रोटी जो है वो हैंडलूम से चलती है। साथ में हैंडलूम जो है वो हमारे लिए एक बहुत बड़ी विरासत है। हमारे जैसे हैंडलूम्स हैं, तरह तरह के हैंडलूम हैं, पूरे भारतवर्ष के हैंडलूम हैं। किसी अन्य देश में इतनी कला नहीं है। तो हमें इस कला को, ये विरासत को भी ज़िंदा रखना है। और 35 लाख से परिवार जो ज़्यादा हैंडलूम पे निर्भर करते हैं, उनकी रोजी रोटी के लिए भी सरकार कोशिश करती रहती है। 60 से ज़्यादा जो हमारे वीवर्स भाई बहन आए हैं, तो इनको एक प्लेटफॉर्म दिया जाता है मार्केटिंग करने के लिए कि अपने प्रोडक्ट को ये मार्केट भी यहाँ करेंगे। मेले में वस्त्र मंत्रालय द्वारा जहाँ भी भेजा जाता है, DC हैंडलूम जो है, हमारे यहाँ बुनकर सर्विस सेंटर है, बुनकर सेवा केंद्र में जो है हम लोग को बताया जाता है कि फला जगह मेला लगने वाला है,
उसके इवेंट में हम लोग अपना एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंट्स जो है भर कर वहाँ जमा करते हैं। जमा करने के बाद वो एप्लीकेशन आता है उद्योग भवन में सिलेक्शन होता है। सिलेक्शन होने के बाद हम लोग को पता चल जाता है कि फला जगह मेला लग रहा है, वहाँ जाना है इस डेट से इस डेट तक, तो हम लोग वहाँ जाते हैं। किसानों की आय दोगुनी करने के भारत के प्रधानमंत्री के सपने को पूरा करने के लिए काम कर रहे कृषि वैज्ञानिकों को KIIT विश्वविद्यालय भुवनेश्वर में आयोजित ATPBR यानी एडवांस ट्रेनिंग इन प्लांट ब्रीडिंग के तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान सम्मानित किया गया। सम्मेलन का विषय 5F फार्मिंग रीअलाइनिंग इंडियन एग्रीकल्चर फॉर ए सस्टेनेबल फ्यूचर था। आंध्र प्रदेश के प्रख्यात किसान और सांसद डॉक्टर ब्रह्मानंद रेड्डी ने सम्मेलन की शुरुआत की और कहा कि केवल चावल और गेहूं की खेती से किसानों का जीवन नहीं बदल सकता है। उन्होंने कहा कि हमें नकदी फसल विकसित करने की जरूरत है। डॉक्टर ब्रह्मानंद रेड्डी ने कहा कि पश्चिमी ओडिशा का कृषि क्षेत्र कपास के लिए उपयुक्त है और हमें अच्छे बीज और तकनीक का उपयोग करना चाहिए ताकि हमें दोगुना लाभ मिले। साइंटिस्ट की वजह से अच्छा वेराइटीज, अच्छा हाइब्रिड्स आ गया और इम्प्रूवमेंट बहुत आया बिकॉज ऑफ एग्रीकल्चर साइंटिस्ट। उसका मैकेनाइजेशन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मैकेनाइजेशन तो आना पड़ेगा, मैकेनाइजेशन कुछ आया और आना है। महिला वैज्ञानिक डॉक्टर मालविका दत्तलर ने भी कृषि के विकास में महिलाओं की भूमिका के बारे में बात कही। उन्होंने कहा कि अधिक उत्पादन और फसलों की अच्छी गुणवत्ता के लिए नई तकनीक और बीजों का विकास किया जाता है। सीड अगर अच्छा होगा तभी उससे उपज अच्छी आएगी। डिजीजेस, पेस्ट विल बी लेस, प्रोडक्शन विल बी हाई एंड मोर देन द प्रोडक्शन नाउ द फोकस इज ऑन क्वालिटी। पहले क्या था कि वी फर्स्ट वर्क टू गेट फूड सिक्योरिटी, कि सबको पूरा खाना मिलना चाहिए। नाउ आवर फोकस इज ऑन न्यूट्रिशन सिक्योरिटी, कि जो हम खाएं वो हमारे लिए स्वास्थ्य के लिए सही हो। और नाउअडेज देयर इज़ मोर कॉन्शियसनेस, लोग हेल्थ के बारे में कॉन्शियस हैं, सही चीज़ लेना चाहते हैं। तो उसके लिए अभी बहुत तरह की उन्नत बीज डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से अवेलेबल हैं। तो उनको अगर नई टेक्नोलॉजी को अगर फार्मर अपनाएंगे तो अवश्य ही उनको निश्चय ही फ़ायदा होगा और उनकी आमदनी भी ज़्यादा होगी। डॉक्टर मालविका दत्तलर ने केमिकल के कम से कम प्रयोग पर भी बात की। सही उपयोग हर एक रिसोर्स का, राइट एप्लीकेशन ऑफ ऑल रिसोर्सेज। हम ये नहीं कहते कि बिल्कुल ही आप कोई केमिकल मत यूज़ करो, लेकिन उसको सोच समझ के जितना चाहिए उतना यूज़ करो और ऐसी वैरायटी आप लगाएं जो कि डिजीज़ रेजिस्टेंस हैं, पेस्ट रेजिस्टेंट हैं, जिससे कि आपको एज इट इज़ कम केमिकल्स उपयोग करना पड़े। तो ऑटोमेटिकली वो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर होगा। कम लागत में आपको ज़्यादा उपज मिलेगी और रिसोर्स आपका प्रॉपर्ली यूटिलाइज होगा। जम्मू कश्मीर में उधमपुर की महिलाएं खुश नजर आ रही हैं क्योंकि अब उन्हें बांस हस्तशिल्प में रोजगार मिल गया है। करखनदार योजना के तहत हस्तशिल्प एवं हथकरघा विभाग बांस हस्तशिल्प में प्रशिक्षण दे रहा है, जिनसे महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं। जम्मू कश्मीर के जिला उधमपुर की मीना देवी आत्मनिर्भर होने की मिसाल बन गई हैं। उन्होंने वर्ष 1982 में बांस शिल्प प्रशिक्षण केंद्र भागलपुर से शिल्प प्रशिक्षण प्राप्त किया और उधमपुर जिले के नगरोटा क्षेत्र में एक केंद्र खोला, जहां उन्होंने अन्य महिलाओं को बांस से विभिन्न सजावटी सामान बनाने और उधमपुर में बांस संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षित किया। उन्होंने कहा कि बांस से मिठाई बॉक्स, लैंप स्टैंड और अन्य सजावटी वस्तुएं बनाई जाती हैं। मीना देवी का कहना है कि उनका मिशन बांस शिल्प को बढ़ावा देना और बाजार से प्लास्टिक की वस्तुओं को बदलना है। में से भी कोई 3-4 लड़कियां कम से कम आगे निकलें, अच्छा काम करेंगी तो आगे जॉब भी मिल सकती है गवर्नमेंट की तरफ से। 2-3 सेंटर आगे डेवलपमेंट होंगे तो 2-3 सेंटर और आएंगे। 10-10 लड़कियों का ग्रुप बनेगा तो 40 लड़कियों को रोजगार मिलेगा। अब 10 है तो 3-4 सेंटर और आएंगे तो 10-10 का बनेगा तो 40 लड़कियों को रोजगार मिलेगा। हमें पैसे भी मिलते हैं सीखने के भी, 2000 मंथली हमें मिलेगा। बहुत सपोर्ट करी है। तो जो बांस का काम है अच्छा है। हम इसके पॉलीथीन जो प्लास्टिक के लाते थे, हम इसके डस्टबिन बना सकते हैं, मिठाई के डब्बे
तो जो बाजार से सामान लाते हैं उसके लिए हैंड बैग होता है, वो भी बना सकते हैं हम। 10 लेडीज़ का ग्रुप रखा है, वो भी सीख रहे हैं, मैं भी उनके साथ खुद काम कर रही हूँ। तो बस काम चल रहा है, तो लड़कियाँ भी सीखेंगी, लड़के भी सीख सकते हैं, वो भी जैसे मैं अपने पैरों पर खड़ी हूँ वो भी खड़े हो सकते हैं। इस काम से थोड़ा पैसा है, मिलेगा, जैसा सफाई का काम होगा ऐसा पैसे भी मिलेंगे। पेन स्टैंड है, मोबाइल स्टैंड है, पानी वाली ट्रे है, ऑफिस ट्रे है, कटलरी की आइटमें हैं। तो इस तरह की आइटमें बनाइए, इसकी काफ़ी डिमांड है मार्केट में। तो गवर्नमेंट का भी कोशिश यही है कि प्लास्टिक से दूर रहा जाए और इन चीज़ों का इस्तेमाल हो, क्योंकि ये इको फ्रेंडली हैं, इसमें कोई पोल्यूशन नहीं है, कोई कुछ नहीं है। वैसे भी बैम्बो काफ़ी हरियाली देता है, इसमें ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा है। और आइए अब देखते हैं कि देश भर की अनाज मंडियों में अनाज का क्या भाव है। देश में इस साल कपास की उपज में कमी देखने को मिल सकती है। साल 2021-22 के दौरान कपास की पैदावार में 11,85,000 टन गांठों की कमी दर्ज की गई है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में कपास के भाव पर पड़ सकता है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार कपास की उपज साल 2021-22 के दौरान 3 करोड़ 40 लाख टन गांठ के पार जा सकती है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान उपज 3 करोड़ 52 लाख 48 हजार टन गांठें रही थी। वहीं बात कपास के निर्यात की करें तो देश से होने वाले कपास के निर्यात में इस साल बम्पर इजाफा देखने को मिला है। कपास का निर्यात बीते साल के मुकाबले लगभग 2 गुना बढ़ा है, जिसका असर कपास के भाव पर पड़ सकता है। बीते 5 सालों के मुकाबले इस साल कपास का निर्यात सबसे ज्यादा हुआ है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार साल 2016-17 के दौरान कपास का निर्यात 10,907 करोड़ रुपए का रहा था, जो साल 2017-18 में 1,293 करोड़ रुपए बढ़कर 12,200 करोड़ रुपए पर जा पहुंचा। वहीं साल 2018-19 में कपास के निर्यात में भारी इजाफा हुआ और निर्यात 14,627 करोड़ रुपए पर जा पहुंचा। हालांकि साल 2019-20 के दौरान कपास का निर्यात 7,539 करोड़ रुपए का ही हो सका, लेकिन इस साल कपास के निर्यात में बीते 5 सालों के दौरान सबसे ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। साल 2020-21 के दौरान कपास का निर्यात 6,429 करोड़ रुपए की बढ़त के साथ 13,968 करोड़ रुपए के पार पहुंच गया है। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में इन दिनों कपास की आवक सामान्य बनी हुई है। कपास के हाजिर भाव पर नजर डालें तो एग्मार्कनेट के अनुसार गुजरात की धोराजी मंडी में 10 मार्च को कपास का भाव रहा 9,130 रुपए, 11 मार्च को इसके भाव में 175 रुपए का उछाल आया और भाव 9,305 रुपए पर जा पहुंचा। इसी तरह राजस्थान की गोलूवाला मंडी में कपास के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 10 मार्च को कपास का भाव था 10,450 रुपए, 11 मार्च को इसके सौदे 50 रुपए चढ़कर 10,500 रुपए पर हुए। वहीं राज्य की सूरतगढ़ मंडी में 10 मार्च को कपास का भाव रहा 10,135 रुपए, 11 मार्च को इसके सौदों में 15 रुपए की तेजी आई और भाव हो गया 10,150 रुपए। तेलंगाना की आदिलाबाद मंडी में इस दौरान कपास के भाव में बढ़त देखने को मिली। यहां 10 मार्च को कपास का भाव रहा 7,600 रुपए, 11 मार्च को इसके भाव में 95 रुपए का उठाव आया और भाव हो गया 7,695 रुपए। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने सीजन 2021-22 के लिए खरीफ फसलों के एमएसपी में बढ़ोतरी की थी, जिसके मुताबिक कपास मध्यम रेशा का एमएसपी मूल्य 211 रुपए बढ़कर 5,726 रुपए तय किया गया है, जबकि कपास लंबा रेशा का न्यूनतम समर्थन मूल्य 200 रुपए बढ़ाकर 6,025 रुपए हो गया है। वैश्विक बाजार में भारतीय मसालों की खासी मांग है। भारतीय मसालों में शामिल जीरे का अपना अहम स्थान है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जीरे की मांग साल दर साल बढ़ती ही जा रही है। साल 2020-21 में हुआ जीरे का निर्यात बीते 5 सालों के मुकाबले सबसे ज्यादा रहा है। भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2016-17 में जीरे का कुल निर्यात 1,19,000 टन का हुआ था। वहीं साल 2017-18 के दौरान जीरे का निर्यात 1,43,670 टन रहा। हालांकि साल 2018-19 के दौरान जीरे के निर्यात में बढ़ोतरी हुई और निर्यात 1,80,000 टन के पार पहुंच गया।
इसी तरह वित्त वर्ष 2019-20 में जीरे का निर्यात 2,14,190 टन का हुआ, जबकि साल 2020-21 के दौरान जीरे के निर्यात में खासा इजाफा देखने को मिला। इस साल जीरे का निर्यात बीते सालों के मुकाबले 84,810 टन बढ़कर 2,99,000 टन के पार पहुंच गया है। वहीं जीरे की पैदावार पर नजर डालें तो जीरे की पैदावार में इस साल कमी आ सकती है। कृषि मंत्रालय के साल 2020-21 के लिए हाल में जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार जीरे की उपज में 10% की कमी होने का अनुमान जताया है। बागवानी फसलों के लिए कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक इस साल देश भर में जीरे की पैदावार 8,56,000 टन रह सकती है, जो बीते साल के समान अवधि के दौरान 9,12,000 टन रही थी। इन दिनों जीरे की आवक कृषि उपज मंडियों में सामान्य बनी हुई है। एग्मार्क नेट के अनुसार गुजरात की राजकोट मंडी में 10 मार्च को जीरे का भाव रहा 19,000 रूपए। 11 मार्च को इसके भाव में 250 रूपए की गिरावट आई और भाव 18,750 रूपए पर आ गया। जबकि राज्य की ही सेमी मंडी में जीरे के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। यहां 10 मार्च को जीरे का भाव था 8,500 रूपए। 11 मार्च को इसके सौदे 250 रूपए उछलकर 18,750 रूपए पर हुए। वहीं सावरकुंडला मंडी में इस दौरान जीरे के भाव में नरमी देखने को मिली। यहां 10 मार्च को जीरे का भाव था 20,253 रूपए। 11 मार्च को इसके सौदे 875 रूपए लुढ़क कर 19,378 रूपए पर हुए। हालांकि राजस्थान की जोधपुर मंडी में जीरे के भाव में मजबूती दर्ज की गई। यहां 10 मार्च को जीरे का भाव रहा 17,650 रूपए। 11 मार्च को इसके सौदों में 1,010 रूपए का उठाव आया और भाव 18,660 रूपए पर जा पहुंचा। और आइए अब जानते हैं कि इस मौसम में किसान कैसे रखें अपने खेतों का ध्यान। कर्नाटक में उड़द की बुआई करे, किसान अरहर की कटाई कर ले। यही मूंग की बुआई करने का समय सही है। साथ ही काबुली चने की कटाई कर सकते हैं। अभी बीन्स की तुड़ाई कर ले। कर्नाटक में कुसुम की तुड़ाई करते रहे। वहीं किसान गन्ने की कटाई कर ले। इस समय बैंगन में कीट लगने की आशंका बनी हुई है। ऐसे में बैंगन में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक छिड़के। यहाँ टमाटर में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक का छिड़काव कर सकते हैं। कर्नाटक में मूंगफली के खेत में सिंचाई करते रहे। इसके अलावा गेहूं की फसल तैयार हो चुकी है। किसान गेहूं की कटाई कर ले। केरल में धान की खेती के लिए खेत तैयार कर ले। धान के खेत में जरूरी उर्वरक का इस्तेमाल कर सकते हैं। वहाँ तिल की खेती के लिए खेत तैयार करे। किसान लोबिया की खेती के लिए खेत तैयार कर ले। इस समय नारियल के खेत में सिंचाई कर सकते हैं। नारियल के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें। केरल में केले के खेत में सिंचाई करते रहे। केले की रुपाई करने का समय उपयुक्त है। अभी काली मिर्च में कीट लगने की संभावना है। ऐसे में काली मिर्च में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक का प्रयोग कर ले। केरल में अदरक की बुआई कर सकते हैं। यहाँ के किसान हल्दी की बुआई करते रहे। इसे तोरई, तोरी और घिवरा तीनों कहते हैं। इसकी खेती लगभग पूरे भारत में की जाती है। दूसरी बेल वाली सब्जियों की तरह ही इसे भी साल में 2 बार बोया जाता है, पहले फरवरी मार्च में और फिर जून जुलाई में। यानी अभी तोरी बोने का एकदम सही समय चल रहा है। तोरी की बुआई करते समय कुछ सावधानियां बरतें। उन्नत किस्म का बीज चुनना बेहतर रहेगा। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने 2 किस्में विकसित की है, पूसा स्नेह और पूसा नूतन। पूसा स्नेह उत्तरी मैदानी क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है। इसका फल चिकना, सीधा और दरमियानी लंबाई का होता है। रंग गहरा हरा, गुदा मुलायम लेकिन छिलका सख्त होता है। तुड़ाई के बाद बेचने के लिए इसे काफी दूर तक भेजा जा सकता है। साथ ही इसमें अधिक तापमान सहने की भी क्षमता होती है। बुआई के 45 से 50 दिनों के भीतर फसल तैयार हो जाती है। इस दौरान किसान पहली तुड़ाई कर सकते हैं। 1 हेक्टेयर में 120 क्विंटल तक पैदावार हो सकती है। पूसा नूतन का फल धारीदार होता है। ये दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए उत्तम है। फल लंबा, सीधा और आकर्षक होता है। फलों का रंग हरा और औसत वजन 105 ग्राम होता है। इसका भी गुदा मुलायम होता है। ये बसंत, ग्रीष्म और खरीफ दोनों फसलों के लिए उपयुक्त है। बोने के 45 से 50 दिनों में पहली तुड़ाई की जा सकती है।
पूसा नूतन किस्म 1 हेक्टेयर में 160 क्विंटल तक पैदावार दे सकती है। तोरी की बुआई करते समय 1 हेक्टेयर के लिए 4 से 5 किलो बीज पर्याप्त होते हैं। बुआई करते समय पंक्ति से पंक्ति की दूरी 200 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 75 सेंटीमीटर रखें। अगर बाढ़ सिंचाई की करें तो गर्मी के मौसम में हर 5 से 6 दिन पर सिंचाई करते रहें। खरपतवार हटाने के लिए 2 बार निराई करें। फसल में फल मक्खी का प्रभाव भी देखा जा सकता है। ऐसे में उचित दवाओं का छिड़काव करें। किसान ध्यान रखें कि फसल में किसी भी तरह की दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों की सलाह जरूर लें। और खेती किसानी के साथ साथ आइए नजर डाल लेते हैं कुछ और खबरों पर, यानी सेगमेंट खास खबर। प्रधानमंत्री ने गुजरात में गांधीनगर के पास राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय का नवनिर्मित भवन राष्ट्र को किया समर्पित। विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह को किया संबोधित। कहा, बदलते सुरक्षा परिदृश्य के चलते रक्षा क्षेत्र में ट्रेन्ड मैन पावर की जरूरत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात दौरे के दूसरे दिन गांधीनगर के दहेगाम में रोड शो कर लोगों का अभिवादन किया। पीएम मोदी की झलक पाने के लिए लोगों का जनसैलाब सड़क के दोनों किनारों पर उमड़ पड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह में स्वागत किया गया। समारोह में उनके साथ गृह मंत्री अमित शाह, गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत और मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी मौजूद रहे। देश में दांडी मार्च की 92वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। इसी क्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद के कोचरब आश्रम में दांडी साइकिल यात्रा का शुभारंभ किया। दांडी मार्च 12 मार्च से 6 अप्रैल सन 1930 तक 26 दिनों का मार्च था, जो अंग्रेज सरकार द्वारा नमक पर एकाधिकार के लिए लगाए जाने वाले टैक्स के खिलाफ अभियान था। राजधानी दिल्ली के गोकुलपुरी इलाके में बीती रात झुग्गियों में आग लगने से 7 लोगों की मौत हो गई है। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। दमकल विभाग ने 7 शव बरामद कर लिए हैं। पुलिस के मुताबिक इस आग में 60 झुग्गियां जल गई हैं और 7 लोगों की जान चली गई है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। सुरक्षा बलों ने 3 अलग मुठभेड़ में 4 आतंकियों को ढेर कर दिया। आईजीपी कश्मीर विजय कुमार ने कहा कि बीती रात 4 ऑपरेशन किए गए, जिसमें 2 आतंकवादी मारे गए और 1 पुलवामा में पकड़ा गया। देश में कोरोना के खिलाफ जारी जंग में सफलता के कई मुकाम हासिल किए जा रहे हैं। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 3614 मामले दर्ज किए गए। वहीं 5000 से अधिक लोग स्वस्थ हुए, जिसमें देश में सक्रिय मामलों की संख्या 40,559 हो गई है। देश में राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान सफलतापूर्वक जारी है। देश में अब तक 179.91 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। वहीं देश में बीते 24 घंटों के दौरान 18.18 लाख से अधिक टीके लगाए गए हैं। तो किसान समाचार में फिलहाल इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार। विकलांगता का अब संभव है इलाज। बेजुबान पशुओं पर होगा अब पशुपालकों को नाज। दूर होगी पशुओं के पांव की समस्या। जानिए पशुओं को लगने वाले कृत्रिम पांव का राज। देखिए कृत्रिम पांव, पशुओं के लिए वरदान। अपना पशु चिकित्सक में इस रविवार शाम 6:30 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर।